थोड़ा सेंसिटिव इशू जो मैथोलॉजी में हम समझते हैं कि अभिमन्यु स्टार्टेड लर्निंग इन द वूम। तो आप क्या समझते हैं बच्चे की इंटेलिजेंस और जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, वो किस एज से शुरू होता है, या वूम में शुरू होता है तो कब शुरू होता है? बच्चा अपनी माँ की वॉइस वूम में सुनता है। अच्छा, बेबी कैन हियर। सबसे कॉमन कंप्लेन है, राइट फ्रॉम जन्म होते ही बच्चे को रोना है, और उसके बाद बच्चे को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में बच्चा रो के ही अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है। मान लीजिए कि बच्चे को भूख लगी, जैसे छोटा बच्चा है एकदम, जो नया बच्चा है। at the time of pregnancy what all the women should be doing so that when a child come to this universe it is in a right physical mental state of affair? इसके लिए एक्चुअली आप उसको उल्टी तरह से देखना चाहिए। मदर क्या करेगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मदर के आसपास जो लोग हैं, माँ के आसपास जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रीअश्योर कर रहे हैं, उसको स्ट्रेस फ्री रख रहे हैं, उसको फिजिकली रेस्ट करने का हर तरह से नर्चर जिसको बोलते हैं। और हमारे इंडिया में एक बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे मिथ्स हैं कि माँ को ये मत खिलाओ, वो मत खिलाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, जिसकी वजह से मदर्स का न्यूट्रिशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैक्सीनेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? और जब कोविड आया तो दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई। नहीं तो जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो गरीब लोग या अमीर लोग, बड़े लोग या छोटे लोग, कोई भी अश्योर्ड नहीं था कि उनकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, कैसे चलेगी ज़िंदगी। और जैसे ही हमने वैक्सीन को लाया और वैक्सीन लगाना शुरू किया, उसके बाद देखिए आज हम आराम से एक रूम में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं बिना मास्क के। 2 बच्चे पैदा हुए इकट्ठे, ट्विंस, एक ही वूम में रहे, इकट्ठे रहे, फिर एक ही इन्वायरमेंट के अंदर वो पले, फिर बड़े होकर वो डिफरेंशिएटेड हो गए। क्या फैक्टर्स हैं जो उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं? दैट इज मिरेकल ऑफ जेनेटिक्स। कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत लोग डरते हैं कि वैक्सीनेशन देंगे तो ऑटिज्म हो जाएगा। ये एक मिथ बहुत 2-3 डेकेड पहले बहुत प्रचलित था, और कई लोग आज भी इसको लेकर पकड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग, एंड आई थिंक आज की मॉर्निंग वाकई ही इज़ अ गुड मॉर्निंग इन ट्रू सेंस, एंड आई मीन गुड इन सेंस बियॉन्ड व्हाट इट मीन्स। आज हम मिलेंगे डॉक्टर संदीप गुप्ता से। पहली बात तो आई एम वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टू दिस प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन। आई नो हाउ मच sacrifice, how much of indulgence and investment of self is needed to be a doctor. पहली बात। दूसरी बात, बच्चों का डॉक्टर बनना एक और भी मुश्किल बात है। मुश्किल भी है और बड़ी बात भी है, because child is the axis of the family and that's the most precious fine possession of the family. बच्चे को सुनना, समझना एक अपने में ही बहुत बड़ी कला है। तो आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल एंड आई एम कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट डॉक्टर संदीप गुप्ता, एंड हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सो लुक फॉरवर्ड टू introduce him over to you, all of you. Good morning, and it's truly a good morning. That is what I told everyone. Meeting a doctor, that too बच्चों के डॉक्टर से मिलने की एक अलग ही खुशी और एक अलग तरह का ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग वी लाइक दैट वी शुड सीक फ्रॉम यू। सबसे पहले जिस इज्जत से और जिस रिस्पेक्ट से और एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन से मैं देखता हूँ आपको, या सब व्यूअर देखते हैं, या सब पेशेंट देखते हैं, आपको उसका कैसा महसूस होता है? हम लोगों को एक्चुअली डेली लाइफ में बच्चों के साथ डील करना ही पड़ता है। पेरेंट्स आते हैं, हर तरह की अपनी परेशानी और एंजाइटी लेके आते हैं। बहुत सारे न्यू पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए एक पार्ट ऑफ डेली रूटीन है। जब भी हम ओपीडी में बैठते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, तो उनको समझाना, उनकी जो सिचुएशन है उसको समझ के उनको सही सॉल्यूशन देना, यही काम है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा डेली का रूटीन है। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो एक समय के बाद जब वो बच्चा 2-3 बार आता है हमारे पास, हमारे साथ खेलता है और इन्जॉय करता है, तो वो दोस्त बन जाता है, और पेरेंट्स भी एक तरह से हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। क्योंकि एक बच्चे का और एक पीडियाट्रिशियन का रिलेशनशिप थोड़ा डॉक्टर और पेशेंट का नहीं होता, क्योंकि बच्चा जब जन्म होता है तो पहले वीक में लाते हैं दिखाने के लिए हमारे पास, और उसके बाद भी उसकी वैक्सीनेशंस होती रहती है। हर कुछ दिन में वैक्सीन लगाते हैं,
उसकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो भी सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते। पीडियाट्रिशियन जो है, मैं तो कई बार पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आधे पेरेंट हम भी हैं उसके। उस बच्चे के आधा पेरेंट हम भी है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चे के साथ करना क्या है। सिर्फ प्यार होता है और डर होता है, दोनों होता है। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे से डरते भी है कि भाई बच्चे को कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और हर चीज़ में हमें उनको गाइड करना पड़ता है। डायपर कौन सा लेना है से किस तरह से बच्चे को सुलाना है, बच्चे को क्या खिलाना है, कितनी बार फीड करना है, बच्चा कितनी बार सुसु करेगा, कितनी बार पॉटी करेगा, ये सब बहुत मामूली छोटी छोटी चीज़ों का भी हमको पेरेंट्स को नॉलेज देना पड़ता है। तो ये नॉलेज शेयरिंग या फिर जो गाइडेंस सपोर्ट करना, ये एक पीडियाट्रिशियन का मतलब 90% ऑफ वर्क यही होता है। क्योंकि बीमारी तो जो बच्चे हैं ना, वो नेचुरली बीमार नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि नेचर का जो सिस्टम है उसमें बच्चों का बीमार पड़ना नेचर का सिस्टम नहीं है, क्योंकि बच्चा तो न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ है ना, तो उसका हेल्दी रहना नियम है। तो उस बच्चे को हेल्दी रखना, एक जो बीज है, फूल है, कली है, उसको एक फूल बनाना, ये जो नेचर का सिस्टम है, इसमें एक पेरेंट्स और पीडियाट्रिशियन के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होके वो गाइड करना ही हमारा काम है। आपने बहुत अच्छी 2-3 बातें की। जैसे मतलब जो एक मैं बात समझा, इन्फेंट का, छोटे बच्चे का एक इम्यून सिस्टम बड़े आदमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब दे आर नॉट लाइकली टू फॉल सिक इजीली, ऐसा? ऐसा नहीं सर, क्या होता है कि जैसे हम एज होता है तो हमारी हर ऑर्गन्स की धीरे 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 जो काम करने की क्षमता होती है वो कम होते जाती है। जैसे मान लीजिए हार्ट है या लिवर है या किडनी है, धीरे धीरे उसकी जो ऑर्गन्स की एक लाइफ टाइम होती है ना, लाइफ टाइम में धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होती है। बट बच्चे का तो न्यू ऑर्गन है, तो वो डेवलप कर रहा होता है, तो वो उसमें फुल पोटेंशियल होता है, उस तरह से वो अच्छा होता है। वेरएज इम्यून सिस्टम का देखा जाए तो बच्चों को धीरे धीरे इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है। ओके, तो इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा, मतलब जैसे ऑर्गन्स की मैच्योरिटी की बात बोल रहा Very हूँ। good. तो जैसे एक एज के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे वीक पड़ता है, सारे ऑर्गन्स वीक पड़ते हैं, बट बच्चे का सारा ऑर्गन फ्रेश होता है, तो वो सारे ऑर्गन्स अच्छे रहते हैं और सब कुछ ठीक रहता है। उस हिसाब से मैं बता रहा था। सो इट्स a new machinery हाँ, and in case well kept, well managed, well maintained, यस, तो बच्चा एक हेल्दी इंसान हाँ, बनने के काबिल बनता है। जी सर। वेरी गुड। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है मुझे आपके काम में, बच्चों के डॉक्टर होने में, एक अडल्ट को देखना, उसकी बात सुनना, समझना, वो अपने सिम्टम बताता है, बहुत कुछ बताता है, उसके बेसिस के ऊपर डायग्नोसिस रिलेटिवली आसान हो जाता है। जी, बट बच्चा तो कुछ नहीं बताता, जी, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट। आपको मतलब बिना उसके कहे हुए बहुत कुछ समझना पड़ता है। जी सर। दैट्स वन थिंग। तो कुछ इंडिकेशन, कुछ साइंस जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हो और जिसके बारे में हम सबको बताना चाहोगे कि ये साइंस अगर हों तो ये अलार्म्स हैं, उनको वॉच करो, एंड देन व्हाट डज दो साइंस इंडिकेट? बच्चों के केस में ये दोनों ही मुश्किल है, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। सो हाउ डू यू, इस चैलेंज को कैसे मीटअप करते हो आप? तो ज़्यादातर समय पे हमको बच्चे एक ही कंप्लेन लेके आते हैं पेरेंट्स की, सर बच्चा बहुत रो रहा है। जो सबसे कॉमन कंप्लेन है, राइट फ्रॉम जन्म होते ही बच्चे को रोना है, और उसके बाद बच्चे को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में बच्चा रो के ही अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है। मान लीजिए कि बच्चे को भूख लगी है, जैसे छोटा बच्चा है एकदम, जो नया बच्चा है, उसको हर 2-3 घंटे में भूख लगती है, तो भूख लगेगी, बच्चा रोएगा, तो मदर फीड कराएगी, बच्चा शांत हो गया, ठीक है। मान लीजिए उसने डायपर गीला किया, पेशाब किया, सुसु किया, पॉटी किया, तो गीला कर दिया तो रोएगा। मान लीजिए उसको कहीं दर्द हो रहा है तो रोएगा। तो हम क्या करते हैं, एक रूल ऑफ कॉमनैलिटी फॉलो करते हैं कि हाँ। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है इस एज के हिसाब से, इस बच्चे के हिसाब से, और उसके हिसाब से बच्चे को एग्जामिन करके पता करते हैं, क्योंकि बच्चा तो हमें भी नहीं बताता। और सच बताऊं तो जब हमने आज से 12-13 साल पहले जब पीडियाट्रिशियन बनने की ट्रेनिंग शुरू की, तो शुरू में 6 महीने हमें समझ ही नहीं आता था कि बच्चे को कैसे करना है, क्योंकि हाँ। शुरुआती ट्रेनिंग में तो हम अडल्ट को देखते थे, तो देखना बहुत आसान है, क्योंकि भाई वो प्रॉब्लम बताएगा और उस प्रॉब्लम से हम फिर आसानी से पता कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है। और बच्चे को देखने का मतलब ये है कि उसको एग्जामिन करना, और उसकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती है वहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और मेजॉरिटी तो बच्चे रोते हैं, तो जो उनका रोने का कारण है वो हम आइडेंटिफाई करके उससे आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी अगर बुखार वगैरह आता है या सर्दी खांसी आती है, तो जो भी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम है उसको एग्जामिन करके ट्रीट करते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल क्राइंग
का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, इसे लैंग्वेज। जी। तो क्राइंग इज वन एक्सप्रेशन जिसके मतलब कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यस सर, बच्चों में रोने का बहुत सारे कारण है। भूख लगी तो रोया, पॉटी से किया तो रोया, गर्मी लगी तो रोया, ठंडी लगी तो रोया, हाँ, अकेला बेड पे सोया है तो भी बच्चा रोता है, अगर उसको सिर्फ पेरेंट्स चाहिए। मतलब बच्चे जो छोटे होते हैं, स्पेशली जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो चल नहीं पाते, उनको ये रहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास रहें, क्योंकि उनको सिक्योरिटी की फीलिंग होती है। मतलब लगता है कि मेरे केयर गिवर मेरे पास है, वो भी हाँ, उसके लिए भी रोते हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हाँ, यहाँ तक कि बच्चे को अगर सोना है तो एक अलग तरह का रोना होता है सोने से हाँ, पहले, कि तो माँ जो होती है ना, पहले-पहले नहीं समझती, बट मैंने देखा है 3 महीने 6 महीने बाद माँ को समझ में आता है, ये रोना इसके सोने के लिए रोना है, ये रोना मेरे बच्चे की भूख का रोना है, हाँ, ये रोना है मतलब ये बाहर जाएगा, बाहर थोड़ी खुली हवा में घूमना चाहता है, हाँ। और ये रोना ये खेलने के लिए कर रहा है। तो वो माँ खुद ही धीरे-धीरे अपने बच्चे को डिकोड करती रहती है। आपने जो एक बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बीइंग ए पेडिट्रिशियन इज बीइंग ए गुड साइकोलॉजिस्ट, नो, मतलब नॉट मियरली जस्ट ए डॉक्टर, पर बच्चे के रोने के ही इतने सारे मतलब निकालना और उस मतलब को पहले समझना, फिर उससे डायग्नोज करना, फिर उसके पेरेंट्स को समझाना। आई थिंक यू नीड टू बी क्वाइट गुड ए कम्युनिकेटर। यस। पहले तो अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर अच्छे से समझा पाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। एक और थोड़ा सेंसिटिव इशू जो मैथोलॉजी में हम समझते हैं कि अभिमन्यु स्टार्टेड लर्निंग इन द वूम। तो आप क्या समझते हैं बच्चे की इंटेलिजेंस और जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, वो किस एज से शुरू होता है, या वूम में शुरू होता है तो कब शुरू होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है। इसमें होता ये है कि जो करंट रिसर्च में देखा गया है कि बच्चा अपनी माँ की वॉइस में सुनता है। अच्छा। बेबी कैन हियर। समझने की ब्रेन में ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता कि समझ पाए, बट वॉइस जो है वो उसको रजिस्टर होती है। यहाँ तक कि माँ की जो हार्ट बीट्स है वो भी बच्चे को फील होती है, और ये सब चीज़ें बच्चे को लर्निंग के प्रोसेस का पार्ट है। सेकेंड थिंग है कि में जब माँ जो न्यूट्रिशन ले रही है, एक चीज़ हमारे इंडिया में क्या है कि बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, माँ का ध्यान भी उतना ही ज़रूरी है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ का एक न्यूट्रिशन, मतलब उसका खाना पीना, ये चीज़। दूसरा है उसका इमोशनल जो स्टेबिलिटी है या इमोशनल केयर जो दिया जा रहा है माँ को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ मिलके बच्चे का जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ, मतलब बूम में, गर्भ में जो बच्चे का ग्रोथ होता है, उसका वेट गेन हो या फिर जो डेवलपमेंट है, उस पर असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, और मिथोलॉजी में एकदम डायरेक्ट वैसा नहीं समझाया, बट उसको सिंप्लीफाई किया गया है। कि जो बच्चे की माइंड डेवलपमेंट है, जो यूथ में उसका करेक्टर है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके फियर, उसके साइकोसिस, तो ऑल दोज थिंग दे स्टार्ट डेवलपिंग आई थिंक राइट इन द वूम इटसेल्फ। टू सम एक्सटेंट, यस। तो अगर एक बच्चा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, इन केस द लेडी इज हैप्पी, वो खुश है, जैसे आपने बताया कि खाना वाना खाने का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो जो खाना खा रही है फिजिकली वो बच्चे तक पहुंचता है, उसी तरह से जो वो सोच रही है और जो उसके मतलब मेंटल हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, डज इट पास ऑन टू द चाइल्ड? हाँ, जाता है सर, क्योंकि अगर मदर स्ट्रेस्ड है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और हाँ, उससे बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, उससे बच्चे की फ्यूचर ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है। तो ये टू सम एक्सटेंट सही है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ भी एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट आता है उसका, और बर्थ के बाद भी जैसे सिस्टम में बच्चा ग्रो करता है, जैसे इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, उसका भी उसके एक मेंटल वेलबींग या फिर जिसको आप बोलते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि हम बच्चे की फिजिकल हेल्थ के लिए इतने अवेयर रहते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द वुमन शुड ईट वेल, बट इस अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि हार्मोन्स वगैरह उसी तरह से जनरेट होते हैं, तो वुमेन शुड थिंक ऑल्सो गुड, या शी शुड थिंक राइट, शी शुड स्टे इन अ मेंटल good frame up of mind so that she is able to make a
right child come into this world. Yes. मेरे ख्याल ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है. हम सब लोग फिजिकल पार्ट को देख लेते हैं, पर ये जो एक ज़्यादा अच्छा इंसान बनाना, बिकॉज मदर इज मेकिंग ए चाइल्ड, शी इज मेकिंग ए ह्यूमन बीइंग. So at the time of manufacturing the child, I would call it a factory and a manufacturing of a child. I think thinking right, thinking good, staying happy is a very important part of it. Yes. तो मेरे ख्याल as this is untouched issue, तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी और प्रकाश डाल के ज़्यादा समझाएं कि at the time of pregnancy what all the woman should be doing so that when a child come to this universe, it is in a right physical, mental state of affair. हाँ, तो इसके लिए एक्चुअली आप इसको उल्टी तरह से देखना चाहिए. मदर क्या करेगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है. मदर के आसपास जो लोग हैं, माँ के आसपास जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रीअश्योर कर रहे हैं, उसको स्ट्रेस फ्री रख रहे हैं, उसको फिजिकली रेस्ट करने का, उसको मतलब हर तरह से नर्चर जिसको बोलते हैं, कि उसको एक किताब पढ़ना है, कुछ पॉजिटिव उसके साथ बातें करनी है. क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है, इट्स अगेन एक्सपेक्टेशन होता है हर एक को, और उसके ऊपर एंजाइटी आती है कि हाँ ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. तो माँ बहुत कुछ सोचती रहती है. तो उससे बातें करे, उसको रीअश्योर करे, जो कि डॉक्टर्स भी करते हैं, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मदर को बार बार रीअश्योर करना. और जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी मदर्स को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, तो अलग अलग तरह की थोड़ी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है. बैक पेन होता है, कभी मॉर्निंग सिकनेस होती है, कभी स्किन में इचीनेस होती है, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है. तो वो जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें कितना हम सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं एज अ डॉक्टर, केयर गिवर, और एज अ फैमिली मेम्बर्स. उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उसको अगर हम सही तरह से मैनेज करते हैं, सब तरह से उनकी केयर करते हैं, तो डेफिनेटली वो मदर रिलैक्स फील करेगी और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेगी. तो बच्चे के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. सो दैट्स वाई ये कहावत है ना कि ए हैप्पी मदर इज अ हैप्पी फैमिली. वेरी नाइस. तो ये मदर का हैप्पी होना बहुत जरूरी है उस टाइम पे. तो पूरी फैमिली को मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे के जन्म होने से पहले तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के केयर में रहते हैं, और जब बच्चा जन्म हो जाता है तो हमारे पास आता है. तो एज अ पीडियाट्रिशियन जब हमारा डे 1 से बच्चे से कांटेक्ट होता है, डे 1 पे जब आते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ फैमिली मेम्बर्स की, माँ का काम है बच्चे को फीड करना, अपना दूध देना, जो कि बच्चे के लिए अमृत है. बट पूरे फैमिली का काम है माँ का ध्यान रखना. वो माँ ठीक से खाना खा रही है कि नहीं, पानी पी रही है कि नहीं, सो रही है कि नहीं. क्योंकि जो मिल्क बनता है माँ का, उसका माँ के सोने से रिलेशनशिप है. माँ जितना अच्छा सोएगी, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, जो कि हमारे माँ के शरीर में मिल्क बनने के लिए ज़रूरी है, उसका सेक्रेशन बढ़ता है तो मिल्क बनेगा. माँ को पानी पीना पड़ेगा, तभी सही मात्रा में दूध आएगा. उसको रेस्ट करना पड़ेगा. उसको जो पेन होता है, डिलीवरी भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस है, चाहे नेचुरल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, बॉडी पे बहुत स्ट्रेस होता है. तो उसकी एक रिकवरी पीरियड भी होनी चाहिए. बट होता क्या है, जब बच्चा जन्म होता है तो पूरा दुनिया उस बच्चे के देखने में, उसको एंजॉय करने में लगा रहता है. बट वो माँ को पीछे नहीं लेना है, माँ को बैक सीट में नहीं लेना है, माँ को फ्रंट सीट में केयर देना है. हमेशा माँ के ऊपर ध्यान देना है. क्योंकि अगर वो माँ हेल्दी है, हैप्पी है, और सही तरीके से उसका ध्यान रखा जा रहा है, तो नेचुरली बच्चे को सिर्फ माँ का दूध चाहिए हेल्दी रहने के लिए. पहले 6 महीने हम सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही देते हैं. तो अगर माँ को अच्छे से दूध आ रहा है, बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, तो बच्चा नेचुरली ही अच्छा हो जाएगा सब कुछ. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और हमारे इंडिया में एक बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे मिथ्स हैं कि माँ को ये मत खिलाओ, वो मत खिलाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, जिसकी वजह से मदर्स का न्यूट्रिशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जब मेरे चैनल पे कमेंट्स आते हैं, मदर्स खुद कमेंट करती है कि सर आप तो बोल रहे हैं ये सब खिला रहा हूँ खाने के लिए माँ को, बट हमारे घर वाले हमको रोटी नहीं खाने देते, खट्टी चीज़ें खाने नहीं देते, फल खाने नहीं देते. और उससे क्या होता है, मदर की न्यूट्रिशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो बच्चे को दूध मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी. तो इसलिए माँ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. और जैसे हम पीडियाट्रिशियंस प्रैक्टिकली जो करते हैं कि जैसे ही मेरे पास बच्चा डे 1 को आता है, तो मैं मदर को बिठा के, फैमिली में जो भी रिलेटिव्स आते हैं, उस टाइम पे सब रिलेटिव्स आते हैं क्योंकि बच्चे का जन्म होता है तो सब लोग रहते हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए इस माँ का काम है बच्चे को दूध पिलाना, बाकी बच्चे की जो सफाई है, नहलाना है, मसाज करना है, डायपर चेंज करना है, और जो छोटे रख रखाव के काम, ये आपस में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करो, उनको मदर को सपोर्ट करो. सारा काम माँ ही कर रही है और घर का काम भी माँ कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता. बच्चे का भी बहुत सारा काम फादर कर सकते हैं, दादी, नानी, बुआ, चाची, ये सब कर सकते हैं. तो ये जो सपोर्टिव फैमिली एफर्ट है, उससे माँ को बहुत रिलैक्स फील होता है.
और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जिस मदर को अच्छा सपोर्ट मिलता है, उनके बेबीज़ का ग्रोथ, उनके बेबीज़ का ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह सब बहुत अच्छा चलता है। और जो मदर अकेली पड़ जाती है, फिर उनका कभी दूध कम पड़ता है, कभी कुछ प्रॉब्लम बच्चे को होती रहती है। वेरी गुड। रीज़न बिकॉज ऑफ विच मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ और हम सब लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं, देखो, नोइंग इज़ वन थिंग, बीइंग अवेयर इज़ अनदर, thereafter the next stage comes believing in it, and fourth comes the implementation. तो ये चारों स्टेप्स एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ अगर लें, ओनली देन वी ब्रिंग ए राइट ह्यूमन बीइंग इन दिस यूनिवर्स। यस सर। जो कि फिजिकली ठीक है, मेंटली स्टेबल है, इमोशनली वेल केयर्ड एंड लविंग है, ओनली देन इट कैन बी ब्रॉट अबाउट। सो एक डॉक्टर को मैं समझता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस में बैठते हैं तो इतने सारे पेशेंट होते हैं, सारे पेशेंट को इतनी सारी बातें बताना, जैसे आपके लिए मुश्किल है वैसे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा ये सब बताना। पर मेरे ख्याल में एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपको ऑडियो विजुअल बना देने चाहिए, आपको भी, इवन गायनेकोलॉजिस्ट को भी बनाने चाहिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन, you are going to be mother, पर to be a good mother ये सब कुछ ध्यान रखो। उसी तरह से जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, सो नर्चरिंग एंड मेकिंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग, दीज ऑल थिंग्स, जो आधे घंटे का एक एक्सप्रेशन हो, नेचुरली हर एक पेशेंट के साथ आधा घंटा नहीं लगा सकते आप, पर अगर आप ऑडियो विजुअल बना लें और वो बच्चा जैसे ही इन्फेंट आपके क्लिनिक में आता है, गिव इट टू हर कि जब फुर्सत हो तो देख लो, नहीं समझ में आ गया तो दोबारा देखना, बार बार देखना, बट दीज आर दी प्रैक्टिसेस यू शुड बी अडॉप्टिंग। कर रहा हूँ सर मैं। आप कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक यू आर मेकिंग ऑडियो विजुअल एंड गिविंग इट टू द पेशेंट्स। नाइस। Another important thing that I like to understand with regard to the vaccination, करते हैं, रिचुअलिस्टिक है, आप बताते हो, लिखते हो, वो आ जाते हैं, पर मेरे ख्याल इसकी ज़रूरत, इसकी इंटेंसिटी, इसकी ग्रेविटी, इसकी रेलिवेंस, इट वुड बी वाइजर इन केस यू एक्सप्रेस इट ओवर सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड वैक्सीनेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। साइंस समझाने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हाँ। 2 एग्जाम्पल है। बहुत रिसेंट टाइम्स में, आज से 5 साल पहले हमें कोविड की जो पैंडेमिक का सामना करना पड़ा, और जब कोविड आया तो दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई, सब कुछ बिखर गया, ठीक है। और कोविड से बाहर निकलने का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था उस टाइम पे, और तब तक हम स्ट्रगल करते रहे जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं था। और जैसे ही वैक्सीन आया और वैक्सीन लगाना शुरू हुआ, और 1 साल के अंदर फिर दुनिया वापस जहाँ थी वहाँ आ गई। नहीं तो जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो नोबडी, वेदर इज अ किंग और गरीब लोग या अमीर लोग, बड़े लोग या छोटे लोग, कोई भी अश्योर्ड नहीं था कि उनकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, कैसे चलेगी ज़िंदगी। पूरा लॉकडाउन हो गया, और हमारा डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, सब जगह पे एक समान प्रॉब्लम हुई। और जैसे ही हमने वैक्सीन को लाया और वैक्सीन लगाना शुरू किया, उसके बाद देखिए आज हम आराम से एक रूम में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं बिना मास्क के। तो ये है एक सामने से रिसेंट टाइम्स में हमको जो दिख रहा है। अच्छा, लॉन्ग टाइम में थोड़ा, जब मैं बच्चा था, मतलब हम जब छोटे थे, टीनेजर्स थे, तो हमको दिखते थे कि कई लोग क्रिपल्ड हैं, पैरालाइज्ड हैं, तो वो एक काठ की पटरी में चक्का लगा के वैसे चलते थे, जिनको पैरालिसिस हो गई थी। तो वो बीमारी क्या थी, जब हम डॉक्टर बने, पढ़ाई किया, तो पता चला उनको पोलियो हो गया था। पोलियो होने की वजह से वो क्रिपल हो गए, उनका पैर हाथ काम करना बंद कर दिया। और आज 12 साल हो गए, 2014 में पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। भारत से पोलियो का उन्मूलन खत्म हो गया, भारत में पोलियो होना। अब इक्का दुक्का होता है तो बात अलग है, बट वो भी साल में एक भी केस रिपोर्ट नहीं होता है। तो ये जो पोलियो खत्म हो गया, पोलियो हम सब ने देखा हुआ है। अभी जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, हमने वो जिन लोगों को पोलियो हुआ था उन बच्चों को या फिर उन लोगों को देखा हुआ है। तो पैरालिसिस हो जाती थी, क्रिपल्ड हो जाते थे, वो अब खत्म हो गया। तो आज देखिए पोलियो नहीं हो रहा है। इसके पहले, और आप लोगों की जनरेशन में हो सकता है, स्मॉल पॉक्स करके एक बीमारी होती थी, गांव के गांव लोग मर जाते थे उसमें। तो उसका आई थिंक 1960s में
वैक्सीन की वजह से ख़त्म हो गया। तो जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जो सीरियस बीमारी है, उसके अगेंस्ट में अगर वैक्सीन लगाते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत ज़रूरी है। कुछ पार्ट्स में इंडिया में जहाँ बहुत एजुकेशन नहीं है, बहुत रूरल एरिया में आज भी नियोनेटल टिटनेस की वजह से बच्चों की डेथ होती है। टिटनेस वैक्सीन नहीं लगता है तो डेथ हो जाती है। तो वैक्सीन्स एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें, जो सीरियस बीमारी है उससे अपने आप को बचा पाएँ। तो जैसे मेरा सारे पेरेंट्स को यही सजेशन रहता है कि जहाँ भी आप हैं भारत में, पूरे देश में, हर जगह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या हेल्थ सेंटर्स में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में वैक्सीन मिलता है। जो इसेंशियल लाइफ सेविंग वैक्सीन्स है, वो हमारी गवर्नमेंट सारे बच्चों को फ्री में देती है। यहाँ तक कि आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है, वो आके, आंगनवाड़ी दीदी जिनको बोलते हैं, वो आके घर पे बता के जाती है, बच्चों को हेल्थ सेंटर लेके वैक्सीन लगाती है, कई बार घर पे आके वैक्सीन लगाते हैं। तो उसको कभी भी रिफ्यूज़ मत कीजिए, वो क्योंकि जीवन का वरदान है वो, और वो हमारी गवर्नमेंट अब ज़िम्मेवारी से सारे बच्चों को फ्री में देती है। तो उसको लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बीमारी से बचा नहीं पाएँगे और कई बीमारियाँ होती हैं जिनका सही से इलाज भी नहीं होता है। जब तक आप वैक्सीन ना दें तो उसका इलाज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये चीज़ें हैं और कुछ एडिशनल वैक्सीन्स प्राइवेट में लगती है, अगर अफोर्डेबल है तो ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जानते हम सब हैं कि वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है, पर कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसकी इंटेंसिटी और उसकी ग्रेविटी मेरे ख्याल हम समझ पाते हैं जब आप एक्सप्रेस करते हो कि चाहे 1000 में से या 1 लाख में से एक बच्चा को पोलियो हो गया, तो बहुत बड़ा डिफॉर्मेशन और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पूरी लाइफ ज़िंदगी में। के लिए वो एक तरह से विकलांग हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स एंड एक डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन आप तो बताते ही हो, पर मेरे ख्याल पेशेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि इसके अंदर फ्लाउट नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको कैजुअल नहीं ले सकते। नहीं, वैक्सीन्स को तो हमें लगाना ही चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने फ्री में अवेलेबल किया है कि जो गरीब से गरीब है, जो गाँव से गाँव में रह रहे हैं, उनको भी आसानी से मिल जाए। और जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है, वो घर-घर जाके पूछती है कि आपके अंदर, आपके घर में कितना छोटा बच्चा है या नहीं है। अच्छा। तो वो आइए, मैं लगाती हूँ। क्योंकि वो एक लेडी होती है, तो दूसरे लेडी के साथ कनेक्ट करती है, उनको समझा पाती है। कई बार गाँव में महिलाएँ इतनी सक्षम नहीं होती कि डॉक्टर के पास जा पाएँ। बट आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है, हेल्थ केयर वर्कर जो होती है, वो डॉक्टर नहीं है, बट वो एक सखी सहेली की तरह दूसरी माताओं को समझाती है कि भाई बच्चे को वैक्सीन लगा लीजिए। तो वहाँ पर भी ये हेल्थ केयर प्रोग्राम बहुत अच्छा गाँव में, दूर-दराज के इलाकों में इफ़ेक्टिव है और इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। जो पोलियो भारत जैसे देश में ख़त्म करना, ये बहुत बड़ी एक पब्लिक हेल्थ सर्विस की अचीवमेंट है। वेरी गुड। या जैसे आप बता रहे थे कि आप 16 साल तक के बच्चे देखते हो, जी सर। अगेन स्लाइटली अनरिलेटेड विद मेडिकल बट रिलेटेड ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली इन अ मोर कॉम्प्लेक्स मैनर। एक बच्चे को देखकर पता लगता है, कई बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी रोने लगते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ इनसिक्योरिटी उनमें नज़र आता है कि इनसिक्योर बहुत होते हैं। तो मेरे ख्याल उन बच्चों को देखकर आपको लगता होगा कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ इन्फेंसीज वो किस इन्वायरमेंट में पला जिसके कारण ये साइन और सिम्टम वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। दोनों ही चीज़ें होती हैं सर। एक होता है कि नेचर और एक नर्चर। तो नेचर हाँ, मतलब जेनेटिक्स। कुछ यहाँ तक कि जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी कुछ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन रहता है और डेफ़िनिटली उसमें एनवायरनमेंट का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। हाँ, जैसे एक बीज है, तो एक बीज में जो क्षमता है, उसको जब धूप मिलेगी, पानी मिलेगी, मिट्टी मिलेगी सही, तभी वो पेड़ बनेगा। उसी तरह से बच्चा भी एक बीज है और उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, उसका बिहेवियर उस तरह से शेप होता है, उसकी पर्सनैलिटी उस तरह से शेप होती है, उस तरह से उसका विज़न डेवलप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें, ताकि बच्चा भी जो उसकी सही पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँच पाए। बट ऐसा नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा होता है। एक ही घर में 2 बच्चे या फिर यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे जो भी होते हैं, एक जैसे दिखते भी हैं। मेरे पास कुछ जुड़वा बच्चे जो एकदम आइडेंटिकल चेहरा दिखता है, हम पहचान नहीं पाते। बट उनकी पर्सनैलिटी से ह उनके माँ-बाप पहचान लेते हैं कि ये बच्चा ऐसा है और ये अच्छा है। तो उसमें अच्छा-बुरे की बात नहीं है, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है। एडल्ट्स में भी हम सब एक जैसे नहीं हैं। तो ये एक्सपेक्ट नहीं ना करें कि बच्चा एक कोई सामान नहीं है जो ऐसा परफेक्ट होगा। हर बच्चे की अपनी प्रेफ़रेंसेस होती है, पर्सनैलिटी होती है और क्वालिटीज़ होती है। तो सबको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। now as a human being something which I like to understand,
दो बच्चे पैदा हुए इकट्ठे, ट्विन्स, एक ही वूम में रहे, इकट्ठे रहे, फिर एक ही इन्वायरमेंट के अंदर वो पले, एक ही तरह से सब कुछ एक्सपोज हुआ, फिर बड़े होकर वो डिफरेंशिएटेड हो गए। क्या फैक्टर्स हैं जो उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं? दैट इज मिरेकल ऑफ जेनेटिक्स। एकदम आइडेंटिकल होते हुए भी जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत अंतर रहता है। एक ही वूम में दो बच्चे भी जेनेटिक्स का अंतर रहता है, और हर एक की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो यहीं पर थोड़ा बहुत फिलोसफी माइथोलॉजी भी है कि सब कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी, बिहेवियर और अपना हर एक का एक पर्सनैलिटी और विजन होता ही है। एकदम सेम तो दुनिया हो जाएगी तो बोरिंग भी हो जाएगा। एक ही कलर, अगर बगीचे में सिर्फ एक ही कलर का फूल हो तो बगीचा बोरिंग लगेगा। हर कलर का फूल होना चाहिए, तभी जाके वो बगीचा सुंदर लगता है। राइट। बट मेरे ख्याल बोली बातें या बिना बोले हुए भी जो बिहेवियर आसपास और जो इन्वायरमेंट प्रिवेल करती है, चाहे वो बच्चा बोल नहीं पाता, पर मेरे ख्याल वो इम्पैक्ट होता है उन सब सर्कमस्टांसेस से। जी। सो पेरेंट्स को भी मेरे ख्याल में ध्यान रखना चाहिए कि दे हैव ए राइट बिहेवियर एंड ए परफेक्ट बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ ए चाइल्ड, सो दैट उसके वैल्यू सिस्टम ठीक बने। जी सर। एज ए डॉक्टर, हाउ मच यू सब्सक्राइब टू दिस थॉट? एक्चुअली हम लोग बच्चों पेरेंट्स को गाइड करते हैं, हाँ। बट जैसे मैंने जितने पेरेंट्स से इंटरेक्ट किया, ज़्यादातर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। अच्छा, गुड। 90% ऑफ इंडियन पेरेंट्स आर वेरी सेल्फ अवेयर। स्पेशली बच्चों के सामने तो वो बहुत सेल्फ अवेयर रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस हाँ। तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो ये तो हमारे इंडियन कल्चर में पहले से ही है कि बच्चों के सामने हम अपने आप को सही तरीके से ही रखते हैं। तो इसमें मुझे पेरेंट्स से ज़्यादा कंप्लेंट नहीं है, सच बताऊँ गुड, तो, गुड। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स आर एक्चुअली वेरी केयरिंग पेरेंट्स। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शहर के हो, चाहे गाँव के हो, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे सही चीज़ें सीख रहे हैं कि नहीं, हम बच्चों के हाँ। सामने सही बिहेवियर कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें इंडिया में हमारी जो नेचुरल कल्चर ही है ऐसी कि हम अच्छी तरह से अपने बच्चों के सामने रहते हैं। तो इसमें मुझे ज़्यादा पेरेंट्स से कंप्लेंट नहीं है। गुड। इफ इट इज गुड, इट्स वेरी गुड। बट आई थिंक दिस इज वन एरिया जो एक सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, एक आने वाली जनरेशन को इम्पैक्ट करता है। सो राइट फ्रॉम इंसेप्शन टू teen age of a child, I think knowing how to be able to create an environment so that a right person is brought to this universe. Good is good, but fine, we can make it all the more better by being more बट आई conscious, थिंक aware इंडियन of it. फिलोसफी एंड कल्चर में हम लोग बहुत शुरू से ही, मैंने जितना देखा है, Nice. मैंने जितना प्रैक्टिस किया है, मैं गांव में भी काम किया हूँ, शहर में भी, आज बैंगलोर फर्स्ट टायर सिटी है, तो हर तरह के पेरेंट्स से मिला हूँ, जो बहुत गरीब है और जो बहुत अमीर है। बट इतना देखा है मैंने कि पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने बहुत अच्छी तरीके से ही उनको मैनेज करने का ट्राई करते हैं, और ये नेचुरल टेंडेंसी भी है, हमारी कल्चर इस तरह का ही है। जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हो कि वो थंब सक करता है, तो क्या इंडिकेट करता है? इसका क्या मतलब है इस बात का? थंब सकिंग जो है एक बच्चे का, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं कभी, ठीक है? तो कोई अपने बाल छूता है, ऐसे करता है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम। तो कोई नाखून काटता है, बड़े लोग भी कई बार नाखून काटते हैं, हाँ। है ना? तो बच्चों का एक सेल्फ सूदिंग बिहेवियर है और कुछ एज तक वो नॉर्मल है। जैसे बच्चा जब सोता है तो कई बार बच्चे सोने के टाइम पे थंब सकिंग करते हैं, कई बार वो बोर हो जाते हैं तो थंब सकिंग करते हैं, कई बार स्ट्रेस होते हैं तो थंब सकिंग करते हैं। और ये एक तरह से माउथिंग का ही एक दूसरा पार्ट है। माउथिंग मतलब क्या? जो 4-6 महीने का बच्चा होता है उसको ये समझ में आता है कि हम जैसे आँखों से चीज़ों को देखते हैं और उसको समझने का ट्राई करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को मुँह में उठा के डालते हैं और फिर उसको समझने का ट्राई करते हैं। 4-6 महीने के बच्चे को ये आ जाता है कि जो भी आप दोगे वो मुँह में डालेगा, और उसी से उसकी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है। खाने का भी यही तरीका है ना कि हम कोई चीज़ को उठा के मुँह में डालें। तो ये नेचुरल प्रोसेस है बच्चों की। थंब सकिंग से पेरेंट्स बहुत डरे रहते हैं, बट मैं समझाता हूँ कि आपको डरना नहीं है। अगर अच्छा। 3 साल से छोटा बच्चा है और थोड़ी-सी थंब सकिंग कभी-कभी करता है, आप उसको डाँटो मत, उस बात को लेके बार-बार ये मत कहो कि थंब सकिंग मत करो, थंब सकिंग मत करो। उससे वो और स्ट्रेस होगा और वो रीइंफोर्स हो जाएगी बिहेवियर। अच्छा। रादर आप डिस्ट्रैक्ट करो, उसको कोई टॉय दे दो, खिलौना, तो उस खिलौने को वो हाथ में लेके करेगा, या फिर कोई एक बॉल दे दो, बॉल फेंकेगा फिर बॉल पकड़ेगा, जाके लेके उठा के आएगा। कोई रैटल दे दो जो
1 साल से छोटे बच्चे उनको झुंझुना देते हैं तो वो बजाएगा और उसकी साउंड को ऑब्जर्व करेगा, या फिर मल्टी कलर टॉय रहेगा तो वो कलर को ऑब्जर्व करेगा। तो उसको दूसरे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम इंगेज कर देते हैं तो उसकी जो बोरियत है या फिर जो स्ट्रेस रिलीविंग हो जाती है तो बच्चा फिर थम सकिंग करना खुद ही भूल जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपने शुरू में इंटरवीन नहीं किया और गलत तरह से इंटरवीन किया, तो वो ज़्यादा रीइंफोर्स होके 4-5 साल 6 साल के बच्चे जब ये थम सकिंग करते रहते तो उनके दांत टेढ़े हो जाते हैं और थंब में फिर कॉर्न पड़ने लगता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वहाँ पर फिर हमें बच्चे को काउंसलिंग करना पड़ता है। और बच्चों को काउंसलिंग का एक तरीका ये है कि कभी भी आप इंस्ट्रक्शन मत दो। मैं हमेशा समझाता हूँ, बच्चा कभी भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकता है। आप उसको ये बोलो कि ये मत करो तो कभी नहीं समझेगा। आप उसको कहानी सुनाओ और उस कहानी के थ्रू आप उसको ये समझाओ कि इस चीज़ करने से आपको ऐसा होगा। अच्छा, जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, हाँ। तो वो थोड़ा बहुत इमेजिनेशन होता है, बट उसका कोई एक मोरल प्रिंसिपल होता है कि हाँ, ये करने से ऐसा होता है कि अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम होता है। उस तरह से बच्चे को कभी भी आप सीधा डायरेक्ट एक लाइन इंस्ट्रक्शन में उसकी बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। बच्चे को चेंज करने के लिए आपको कहानी सुनानी ही पड़ेगी। इसीलिए हम बच्चों को एनिमल्स की कहानी सुनाते हैं, ये कहानी सुनाते हैं, वो कहानी सुनाते हैं। अच्छा, मैं भी जो बच्चे मेरे पास आते हैं तो पेरेंट्स जब थक जाते हैं तो मुझे बोलते हैं आप काउंसिल करो, तो मैं समझाता हूँ कि बेटा आप ये करोगे तो यहाँ घाव हो जाएगा, आपको दर्द होगा, फिर हमें सुई लगानी पड़ेगी, तो आप अच्छा। ऐसा मत करना, आप अच्छे बच्चे हो। तो ये ऐसे, या फिर ईज़ी तो यही होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट कर दो तो धीरे-धीरे चीज़ें छूट जाती है। और एक चीज़, कभी भी बच्चे का बिहेवियर एक दिन में चेंज नहीं होता। कई बार पेरेंट्स इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट मिल जाए। चाहे आज की जनरेशन को यही है कि हर चीज़ का समाधान तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं होता। बिहेवियर बच्चे का चेंज करने में 3 से 6 महीना कभी-कभी लग जाता है। तो आप धीरे-धीरे कोई चीज़ करते बच्चा वो चीज़ भूल जाएगा और किसी एक नई एक्टिविटी में बिज़ी हो जाएगा। राइट। सो द अंडरस्टैंडिंग जो आपके एक्सप्रेशन से मैं समझा कि डोंट से नो टू द चाइल्ड, क्या नहीं करना वो मत बताओ, पर ठीक करने के लिए उसको डाइवर्ट करो, उसको मोटिवेट करो, उसको अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ, सो दैट ही इज एबल टू डू राइट थिंग्स एंड विदाउट इंसिस्टिंग ऑन हिम कि ये मत करो। ऐसा? हाँ, क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है और आप भी जिद करोगे तो दोनों बराबर हो गए ना। हाँ। कि बड़े लोग तो समझदार ज़्यादा है ना, तो उनको समझदारी दिखानी पड़ेगी। और एक चीज़ होता है कि बच्चे की माइंड इतनी मैच्योर नहीं होती कि आप कोई चीज़ बोलो तो वो उसको समझ ले। आपने बोला ये मत करो, बट उसको ये नहीं समझ में आता है कि आप क्यों बोल रहे हो कि नहीं करना है। हाँ। तब तक उसको नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसको एक्सप्लेन ना करो। और Okay. ऐसे सीधा एक्सप्लेन करने से नहीं, स्टोरी बनाना पड़ता है, कहानी। Even adulthood में they have a tendency of fine as and when they are under stress or for whatever reason they like to suck their thumb, नेल बाइटिंग करते हैं। nail biting करते हैं। जो nail biting करते हैं वो बचपन में थम सक करते होंगे, ऐसा? ऑलमोस्ट वैसा ही है, दोनों स्ट्रेस रिलीविंग बिहेवियर है। अच्छा। तो जो थंब सकिंग है वो एक तरह से सेल्फ सूदिंग है, और कई बार लोग स्ट्रेस होते हैं तो नेल बाइटिंग करते हैं। अडल्ट्स में थंब सकिंग तो नहीं होता, नेल बाइटिंग ही करते हैं लोग ज़्यादातर, या हेयर पुलिंग करते हैं। कई लोग अपना हेयर खींचते रहते हैं। तो ये स्ट्रेस रिलीविंग बिहेवियर है एक तरह से। तो जो अडल्टहुड में बच्चा जाके नेल्स ना बाइट करे तो उसका क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए बचपन में, ताकि बड़ा होकर वह ऐसा ना करे? जैसे मैंने बताया कि डाइवर्जन और जो स्ट्रेस है, अगर बच्चे को छोटा बच्चा है तो आप डेफिनेटली उसकी बात वो बता नहीं पाएगा, बट उसको डाइवर्ट करें या उसको दूसरे इंजॉयबल एक्टिविटीज़ में, जैसे मैं इनकरेज करता हूँ कि एक बैट ले लो, एक बॉल ले लो। बच्चे को या तो बॉल फेंकने बोलो, आप पकड़ के लाओ, फिर आप फेंको, बच्चा पकड़ के लाएगा। कभी फिर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको बैट से बॉल मारने को दो, आप पकड़ के लाओ। तो उसमें क्या, उसका दिमाग एक क्रिएटिव एक्टिविटी में एंगेज हो गया, उससे फिजिकली भी बच्चा इंजॉय करता है और उसका दिमाग भी बिजी हो गया। तो ये सब नहीं करेगा। तो किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी में बच्चों को बिजी करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत प्रेफर करता हूँ कि बच्चा आउटडोर गेम खेले, 4 बच्चों के साथ जाके खेले, तो वो बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, इन सब बिहेवियर से बाहर निकलने के लिए। और अगर बच्चे को फोकस कराना है तो ड्राइंग वगैरह करना, क्राफ्ट वगैरह कराना। थोड़ा बड़े बच्चे बता रहा हूँ, जैसे कि 5-6 साल के बच्चे, तो वो बच्चे फिर उसमें बहुत अच्छा उनकी फोकस, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें आती है। आप डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर कुछ जो बिलीफ पेरेंट्स के हैं और आप समझते हैं ये मिथ हैं, ये गलत हैं, वो क्या बताना चाहोगे कि दीज आर द मिथ्स which should be seen, understood, but these are myths, these are not true? क्या क्या सबसे बताना पहले चाहोगे? तो मैं मदर्स से शुरू करना चाहता हूँ। हाँ। जैसे हमने कन्वर्सेशन भी मदर्स से शुरू किया, तो डिलीवरी के बाद मदर्स की जो डाइट है उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा।
उनको खट्टा मीठा ये सब खाने के लिए लोग मना कर देते हैं, और सिर्फ दलिया या खिचड़ी, सारा दिन ही खिचड़ी खिला रहे हैं उनको, फ्रूट्स भी नहीं खाने देते हैं, कोई सब्जी भी नहीं खाने दे रहे हैं, दूध भी नहीं पीने दे रहे, तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन हर पार्ट ऑफ इंडिया में या हर कम्युनिटी में अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। सच बताया जाए तो ज़्यादातर चीज़ें जो आप पहले खा रहे थे, नॉर्मल अच्छा होममेड फूड, मैं जंक फूड या फिर जो आप एक्सेसिव सोडा या कॉफ़ी ये सब नहीं, ये सब तो डेफिनेटली नहीं खाना है। बट घर का बना हुआ सिंपल खाना, जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल ये सब जो चीज़ें हम खाते हैं, दूध खाते हैं, या फिर अगर कोई नॉनवेज फैमिली से है तो नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो वो सब आप खा सकते हो। क्योंकि मदर न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं है बच्चे के जन्म के बाद, तो जैसे मैंने बताया कि दूध सही मात्रा में नहीं बनेगी, बच्चे को सही पोषण नहीं मिलेगा, फिर बच्चा अंडरवेट रह जाता है। तो ये पहला मिथ है कि मदर की डाइट को इंडिया में बहुत तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि बच्चे माँ को अगर मीठा खिलाएंगे तो घाव पक जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये सब साइंस नहीं है कहता। दूसरी चीज़ है कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत लोग डरते हैं कि वैक्सीनेशन देंगे तो ऑटिज़म हो जाएगा। ये एक मिथ बहुत दो तीन डेकेड पहले बहुत प्रचलित था, और कई लोग आज भी इसको लेकर पकड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, बट थोड़े लोग इसको भी पकड़े हुए हैं। बट वैक्सीनेशन जितने अप्रूव्ड है, जो गवर्नमेंट लगाती है या फिर जो आपके पीडियाट्रिशियन रिकमेंड कर रहे हैं, वो सारे सेफ है, तभी बच्चों को लगाए जा रहे हैं। और कोई एक दो बच्चों को नहीं, हम करोड़ों बच्चों को लगा रहे हैं। भारत जैसे देश में इतनी ज़्यादा बच्चे हैं, सबको लगा रहे हैं, तो उससे कोई जो साइड इफेक्ट सोचते हैं लोग कि ऑटिज्म वगैरह हो जाएगा एमएमआर वैक्सीन से, ऐसा नहीं होता है। ये एक दूसरा मिथ है। तीसरा मिथ है कि ये आजकल के पेरेंटिंग में पेरेंट्स बहुत सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को हमेशा खुश रखें, तो उसके लिए वो ज़बरदस्ती बच्चा जो चाहता है वही करते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स से बहुत गलती होती है। पेरेंट्स को बच्चे को प्यार करना चाहिए, बट बाउंड्रीज भी सिखानी चाहिए कि आप अगर ये चीज़ मांग रहे हो, तो अगर मुझे लगता है ये सही है आपके लिए तो मिलेगी आपको, और अगर नहीं सही है तो हम आपको ये दे नहीं दे सकते। उसका कुछ कारण समझाएं, या फिर कई बार हम कारण उतने छोटे बच्चे को नहीं समझाते थे, तो उसको हम डिस्ट्रैक्ट करें, या फिर उसको कोई और चीज़ से हम उसको खुश रखें। बट बच्चा जो हर बार जो चीज़ मांग रहा है उस पे गिव इन करना, ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है पेरेंट्स की, जिसको मैं हमेशा चाहता हूँ कि पेरेंट्स बच्चे को प्यार करे, बच्चे से अपना एक बॉन्डिंग स्टैब्लिश करे, बट हर चीज़ जो बच्चा डिमांड कर रहा है वो ना दे, नहीं तो बच्चा आगे जाके जिद्दी बन जाएगा और इमोशनली अनस्टेबल बनेगा। उसको जब भी कोई चीज़ चाहिए और नहीं मिलेगी तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बाकी तो हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से जैसा उनको गाइड करना होता है करना पड़ता है। आप डे टू डे रूटीन के अंदर देखते होगे, कई बार अगर कोई बच्चा तंग करता है तो पेरेंट्स अगर टाइड अप हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो टीवी लगा देते हैं कि चल तुम देखो। या आजकल जो जिस एरिया ऑफ कंसर्न रहता है कि व्यूइंग ऑन द मोबाइल फ़ोन, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, टू डाइवर्ट द अटेंशन एंड टू कीप इन ग्रॉस? ये सब ठीक है कि बच्चे को टीवी लगा दिया या बच्चे को बोला कि अच्छा स्क्रीन के दे दी मोबाइल फ़ोन, आप कॉमिक देखो? हाउ गुड इट इज़, हाउ राइट इट इज़? इस पे तो बहुत सही तरीके से समझा देते हैं हम पेरेंट्स को कि देखिए, जो छोटा बच्चा है, 2 साल से छोटा बच्चा है, उसको तो स्क्रीन हम नहीं दे सकते। 2 साल से नहीं छोटे देना बच्चे को चाहिए। 0 होना चाहिए। और इसका कारण ये है कि जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं उनकी स्पीच डिले होती है। अभी हमारे पास जो करंट इमर्जिंग प्रॉब्लम्स है पीडियाट्रिक्स में बच्चों के हेल्थ में, एक है स्पीच डिले। बहुत सारे बच्चों को बोलने में देरी हो रही है। इसमें ये कारण है कि आप स्क्रीन पकड़ा देते हो तो बच्चा बोलना नहीं सीख पाता। क्योंकि जब हम आपस में बात करते हैं, बच्चा कैसे बोलना सीखता है, आप जब बात कर रहे हो तो आपकी जो लिप्स मूवमेंट हो रही है, आप कैसे बात को निकाल रहे हो अपने, तो वो देख देख के आई कॉन्टैक्ट से और बात करने के तरीके देख के बच्चा बात करना सीखता है। बट स्क्रीन से बच्चा नहीं सीख पाता है। तो इसलिए स्क्रीन में जो बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनकी बोलने में देरी होती है। दूसरा, उनके सोशल स्किल कम होते हैं। वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा, दूसरे बच्चों के साथ मिलेगा जुलेगा नहीं, खेलेगा नहीं, और उसी की वजह से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से ओबेसिटी, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम भी होती है। स्क्रीन में क्या होता है, बच्चों को इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है, डोपामिन सर्ज होता है, तो बच्चा उससे और एडिक्टेड होते जाता है, बार बार उसको स्क्रीन चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो उनको बोलना भी नहीं आता, बट वो मोबाइल खोल के उनको जो वीडियो पसंद है वो निकाल के उसमें देख लेते हैं। इतना ज़्यादा उनका दिमाग उस चीज़ में ट्यून हो गया है। इसका कारण क्या है कि फैमिली में जो पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, कोई रिलेटिव्स नहीं है बच्चे के पास, तो स्क्रीन तो पकड़ा देते हैं, बट उसके जो हार्मफुल साइड इफेक्ट्स है उसके साथ बहुत फिर बाद में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो शुरू से ही 0 to 2 ईयर्स में बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देना है।
कभी कभी एक दो बार किसी से वीडियो कॉल करना है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते साथ में, किसी रिलेटिव के साथ, तो पेरेंट्स साथ में बैठ के थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बट छोटे बच्चों को, 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चे को 30 मिनट्स आप दे सकते हो, वो भी गाइडेड पेरेंट्स के साथ बैठ के। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को फ़ोन देके आप हट गए, तो फिर बच्चा उसमें लग जाएगा और आप फिर उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बच्चा अगर इंटरेस्टेड होगा तो बच्चा रो रो के पूरा घर हिला देगा, उसको चाहिए तो चाहिए ही। इसलिए हमें शुरू से ही आदत नहीं देने की कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको भी को-विविंग करनी है, मतलब पेरेंट्स को बैठ के देखना है और कंटेंट क्या देख रहे हैं उस पे भी ध्यान देना है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि स्क्रीन में आजकल हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है और ज़्यादातर चीज़ें बच्चों के समझ के बाहर की चीज़ें हैं और उससे बच्चे के जो डेवलपमेंट में असर पड़ सकता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे को जितना कम हो सके स्क्रीन टाइम दिया जाए। 2 साल से छोटे बच्चों को तो 0 स्क्रीन टाइम ही देना है। उसके बजाय जैसे मैं समझाता हूँ कि छोटे-छोटे एक्टिविटीज़ में बच्चे को लगाया जाए। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो झुनझुना दीजिए, उसको झुनझुने से खिलाइए। उसको थोड़ा बड़ा हुआ तो एक बॉल दीजिए, वो बॉल फेंकेगा, आप पकड़ के लाइए, बॉल दीजिए। फिर थोड़ा और बड़ा तो स्टोरी रीड कीजिए, पिक्चर बुक्स लाइए, पिक्चर बुक्स में ऑब्जेक्ट्स की स्टोरी या फिर एनिमल्स की स्टोरीज समझाइए। तो ये सब चीज़, और थोड़ा बड़ा हो गया तो प्लेग्राउंड में ले जाइए, आप एक बॉल फेंकिए, उसे एक बॉल फेंकने दीजिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जितना रखेंगे तो बच्चा उससे डिसिप्लिन सीखता है, डेवलप होता है और बहुत उसको सब तरह की सोशल स्किल्स आती हैं। और बड़े बच्चों को तो ग्रुप प्ले में मैं हमेशा बोलता हूँ कि भेजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी एक ऐसी एक्टिविटीज में फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चे की होती है, हेल्थ भी स्ट्रांग बनता है और मेंटली भी बच्चा डेवलप होता है, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो सोशल स्किल्स भी आती है। तो ही शुड, बच्चा बचपन से ही सीखना चाहिए रिलेशनशिप फॉर्मेशन एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, रिलेट करना, एंड दस टीम शुड वर्क हो गया, स्टार्ट राइट फ्रॉम द डिसिप्लिन बिगिनिंग। हो गया, ये घर के बाहर आता है। हाँ, क्योंकि घर पे बच्चे को इतना प्यार मिलता है, बाहर जब आप जो घर पे बच्चा है वो राजा है, क्योंकि माँ बाप जो बच्चा चाहता है वो करने के लिए मजबूर है। बट जब बच्चा बाहर जाता है 5-6 और बच्चों के बीच में, फिर वो एक और बच्चा ही है। हाँ, तो वहाँ पर ही इज इक्वल टू ऑल अदर किड्स। तो वहाँ बच्चा एक जिसे बोलते हैं कि ऑर्डर में आना, कि हाँ भाई आपका नंबर 2 है तो आप 2 नंबर पे जाओगे। ये नहीं कि हर बार आपको ही पहली चीज़, हर चीज़ मिल जाएगी। तो वो एक डिसिप्लिन सीखता है, एक बिहेवियर के 4 लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है वो सीखता है। तो वहाँ पर उसको फिर बहुत सारे सोशल स्किल्स आते हैं। हाँ। तो हर बार जीतना, हर गेम में जीतना और टोटल अटेंशन सेल्फ पे आना, ये जब घर में रहता है तो रहती हैं ये सब। तो सोशली जब वो इंटरेक्ट करता है तो हर बार जीतेगा नहीं और हर बार हर चीज़ मानी नहीं जाएगी। तो मेरे ख्याल ये कैपेबिलिटी बिल्डअप होती है। जी। वेरी नाइस। आई थिंक वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस एंड बिल्ड अप वेरी कॉन्शियसली दिस कैपेबिलिटी इन द चाइल्ड, कि घर में राजा है पर बाहर जाके वो राजा नहीं है, वो बाकी सबकी तरह है। एक और बच्चा है। हाँ, मेरे तो साथ भी ये एक्सपीरियंस था। जब मैं छोटा था तो हमें जब घर पे थे तो जो हम बोलते थे पेरेंट्स वही करते थे, चाहे पेरेंट्स का प्यार हमेशा ही मिलता था। जब हम क्रिकेट खेलने के लिए एकेडमी में गए तो वहाँ पर और 20 बच्चे थे, तो वहाँ पर कुछ भी हमें एक्सेप्शनल कुछ नहीं था। हाँ, वी आर जस्ट वन ऑफ देम। तो वहाँ पर हमें डिसिप्लिन पता चला कि जो सर बोलेंगे वो होगा और जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। और वहाँ पर टीम वर्क, चार बच्चों की 5 टीमें हैं, तो हमारी टीम को जिताना है, दूसरे के लिए करना है। तो वो एक टीम वर्क या फिर एक मेंटल रेजिलियंस, जैसे जीत और हार दोनों को एक्सेप्ट करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स से आती है, जो कि एक बहुत अलग तरह की लर्निंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में आगे जाके अभी बच्चों के लिए। नाइस। I see there is a lot of transformation which is happening in the society as in today. उसका एक बड़ा मेजर साइन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब सोसाइटी इतनी फास्ट और इतनी बदल रही है, तो विद रिगार्ड टू चाइल्ड मैनेजमेंट एंड आपकी प्रैक्टिस में, डू यू सी दीज चेंजेस कमिंग? हाँ, इसका इफेक्ट तो पड़ता है। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है और उसका कुछ नेगेटिव साइड भी होता है। हर चीज़ का 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। तो एआई की वजह से कई चीज़ें जो हमें समझने में पहले दिक्कत होती है, वो समझना आसान हो जाता है या इन्फॉर्म है। और जैसे अब हमारे पास बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिससे हम कई चीज़ों को अपना काम आसान कर सकते हैं। जैसे अब जितना आगे बढ़ रहा है एआई, हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स में आ रहा है और हमारे लर्निंग में आ रहा है। वो एक तरह से फ़ायदा है, बट एक इसका दूसरा साइड भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स
एक मामूली से वाइट स्पॉट को चेहरे पे देख के सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कैंसर हो गया, और वो परेशान होके आते हैं। बुखार का कॉज गूगल में सर्च करके देखते हैं तो उसमें भी बहुत कोई सीरियस बीमारी मिल जाती है, तो परेशान होके पसीने पसीने होके आते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, हमें सही तरीके से उसका यूज़ करना, गाइडेड यूज़ करना बहुत ज़रूरी। रैंडम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन लीड टू मोर स्ट्रेस एंड मोर एंजाइटी, एंड इवन समटाइम्स कई लोग गूगल में सर्च करके इलाज कर रहे हैं, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। ऐसे भी कुछ कुछ रेयर एग्जांपल्स है, बट है कुछ लोगों ने गूगल में, एआई में, चैट जीपीटी में सर्च करके इलाज कर लिया और उससे नुकसान हो गया। बच्चे में नहीं था, अडल्ट में। कुछ दिन पहले ही मैं ये पढ़ रहा था, तो न्यूज़ में आया था कि चैट जीपीटी से अपना इलाज कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी से इलाज करने से तो वो आपका इलाज नहीं कर रहा है, वो कोई एक प्रॉब्लम की जेनरिक सॉल्यूशन बता सकता है, बट वो सॉल्यूशन आपके कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रही है कि नहीं, वो तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, जिन्होंने आपको देखा है, आपको चेक किया, और जिनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। वो डॉक्टर एक अलग आपको पर्सनल केयर देंगे। वेयरएज जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एक लार्ज पॉपुलेशन की बेस पे इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको आप यूज करके अपना इलाज नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वन कैन स्टे इन्फॉर्म्ड बट डोंट मैनेज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन अलोन। एंड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो शुड बी गाइडेड। जैसे आपको अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ ये फलानी चीज़ आप पढ़िए या ये फलानी चीज़ को आप रेफरेंस की तरह यूज़ कीजिए, तो ठीक है। नहीं तो एक नॉन मेडिकल प्रोफेशनल अगर कोई मेडिकल टॉपिक सर्च करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे आपने मिथ्स को ब्रेक करने के लिए बताया कि दीज आर द मिथ्स, उसी तरह से फ्यू फैक्ट्स विच some you have stated already, but few more facts slightly different than being a doctor but indirectly related. फैमिली का क्या रोल होना चाहिए एक अच्छे पर्सन को, एक अच्छे इन्फेंट को अच्छा ह्यूमन बनाने के लिए? तो डेफिनेटली फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे क्या होता है कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में ग्रो करता है वो उन चीज़ों को सीखता है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि बच्चे के जन्म से पहले जब माँ प्रेग्नेंट है और जब बच्चे की डिलीवरी होती है, और शुरू में जब नए नए डिलीवरी होकर बच्चे का जन्म होता है, उस टाइम पर एक फैमिली को, बच्चे को तो प्यार सभी करते हैं और बच्चे के बारे में हर कोई सोचता है। बट माँ को सपोर्ट करना, जैसे मैंने बताया, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनका रेस्ट, सोना, और उनको इमोशनली भी सपोर्ट करना, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनका न्यूट्रिशन, उनका इमोशनल हेल्थ, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से या फिर नेचुरली भी बच्चे के साथ माँ का एक एंजाइटी स्ट्रेस होता ही है, तो उनको रिलीव करना, रीअश्योर करना, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना, और फाइनली फिजिकल रेस्ट, मतलब नींद, थोड़ा सा एक उनको आराम करने देना उनके शरीर को, क्योंकि जैसे बच्चे के डिलीवरी के टाइम भी माँ को बहुत कुछ से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है। जो मदर पहले 6 महीने में, बहुत सारी मदर्स हैं जिनको थोड़ा भी नींद नहीं मिल पाती, क्योंकि बच्चा हर 2-3 घंटे में फीड कर रहा होता है, वो सो नहीं पाती है। तो उस सिचुएशन में माँ को बहुत ज़्यादा थोड़ा सहारे की ज़रूरत होती है। वहाँ फैमिली का, रिलेटिव का बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पेरेंट्स के, मतलब जो रिलेटिव हैं उनको, कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना, तो पहले 6 महीने या 1 साल कोई फीमेल रिलेटिव अगर माँ के साथ रहे तो उनका काम आसान हो जाता है, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं। क्योंकि आप काम के लिए लोग रख सकते हो, मेड रखते हो, सर्वेंट रखते हो। ऑल्सो नाइस, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर एक अच्छा बच्चा चाहते हैं परिवार में, तो उसकी माँ के थ्रू वो आ रहा है, तो दैट मदर शुड बी वेल केयर्ड फॉर, शी शुड बी वेल लव्ड, वेल रिस्पेक्टेड, एंड हर तरह से फिजिकल, इमोशनल, हर तरह का सपोर्ट उसको देना चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्डअप करना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने बताया। एंड और आप क्या क्या बताना चाहोगे? दीज आर दी डूज विच मस्ट बी डन, दीज आर दी डोंट्स विच वन मस्ट नॉट डू। तो इफ़ यू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बर्थ, तो बर्थ के पहले जो मदर का जो सप्लीमेंट वगैरह होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी को जो दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह, वो लेना ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडी का सही से जितने सारे विजिट्स डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वैक्सीनेशन वगैरह, लेडी मतलब मदर का भी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ के बाद बच्चे को पहले 6 महीने हमें एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करने का ट्राई करना चाहिए, मतलब माँ का दूध ही बच्चे को पहले 6 महीने मिले। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ट्राई तो सब करना चाहते हैं, अगर नहीं दूध आ रहा है तो माँ के न्यूट्रिशन का, रेस्ट का ध्यान देना, और उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो लैक्टेशनल कंसल्टेंट होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को स्तन पे कैसे पकड़ाए, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराए, ये दिखाते हैं, सिखाते हैं माँ को।
और वो सपोर्ट अगर मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से लॉन्ग टर्म में बच्चों की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, एलर्जी का रिस्क कम होता है और मोटापा या फिर डायबिटीज़ के रिस्क भी कम हो जाते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, सबको पता है, बट प्रैक्टिकली यही होता है कि माँ को सपोर्ट मिलना चाहिए बोथ घर में, और लैक्टेशनल कंसल्टेंट और गायनेकोलॉजिस्ट सब मिलके उसको अगर सपोर्ट करते हैं हर तरह से, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकती है ब्रेस्ट फीडिंग की। दूसरी चीज़ है वैक्सीनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन को इग्नोर ना करें, ये एक तरह से सुरक्षा कवच है। जैसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इम्यून सिस्टम बनाया जाता है जिसमें वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो होता है, जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके साथ आप टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। 15-15 मिनट सुबह शाम बच्चे के साथ आप खेलें, बट उस लेवल की एक्टिविटी में एंगेज हो जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड हो। बच्चे को ऑब्जर्व करें बच्चा क्या करना चाहता है, तो उससे बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बहुत अच्छी होती है। फाइनली जब भी हम बच्चे के साथ हैं तो हमें ये देखना है कि बच्चे की क्या नीड है और बच्चा क्या डिमांड कर रहा है। तो जो उसकी नीड है वो ज़रूर पूरा करें, बट हर डिमांड के पीछे जो बच्चा जिद कर रहा है हर चीज़ पे गिव इन ना करें, नहीं तो फिर बच्चा आगे जाके जिद्दी बनेगा, इमोशनली स्टेबल नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब बातों का अगर हम ओवरऑल ध्यान देते हैं तो जनरली इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे का बहुत ध्यान देते हैं, बट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम ना करें तो बच्चा जनरली बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। गुड गुड। एंड जो आपने बताया कि वन शुड स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड, प्ले विद द चाइल्ड, मैं समझता हूँ ये बच्चे के लिए तो अच्छा है ही है, पर एक अडल्ट के लिए भी बच्चा बनना और बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना, बच्चे को समझना और समझाना, मेरे ख्याल एक अडल्ट के लिए भी ये बड़ा इवॉल्वमेंट है, हाँ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जी सर। इसका And प्रैक्टिकल हम पीडियाट्रिशियंस का भी, जो भी पीडियाट्रिशियंस हैं, हम लोगों को ये एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स है कि हम रोज इतने सारे बच्चों से मिलते हैं। हाँ। कुछ बच्चे परेशान होते हैं, बट जो ज़्यादा बच्चे खेलते हैं तो उनके साथ हम भी टाइम स्पेंड करते हैं। कभी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं भी 10-15 मिनट बच्चे के साथ खेल लेता हूँ, क्लिनिक में भी, अच्छा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है और वो उससे भी एक बॉन्डिंग होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए बच्चा पेशेंट नहीं होता है। जो बच्चा हमारे पास शुरू से दिखाते हैं वो एक तरह से हमारे एक, हम भी उसकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, पीडियाट्रिशियन भी, क्योंकि एक बच्चे को जब उसका जन्म होता है तो पहले 2 साल में कम से कम 10 बार पीडियाट्रिशियन से मिलना पड़ता है, सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए, बिना बीमारी के भी। तो जो बच्चा हर 2 महीने में 1 महीने में हमारे पास आता है उससे हमारा एक इमोशनल जुड़ाव हो जाता है। तो ये भी एक हमें भी अच्छा लगता है। तो इस चीज़ को बहुत एंजॉय करें। और एक चीज़ मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि जो फेज बच्चे का अभी है उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये चीज़ वापस नहीं आएगी। बड़ा होकर वो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यू आर बेसिकली क्रिएटिंग ए स्टैचू आउट ऑफ ए क्ले। तो पेरेंट्स को भी बहुत मेरे ख्याल मेंटली इन्वॉल्व रहना चाहिए और थॉटफुल रहना चाहिए दैट व्हाट दे आर कंस्ट्रक्टिंग इन फॉर्म ऑफ ए चाइल्ड। डाइट के बारे में कुछ प्री बिलीव्स हैं जो गलत हैं, जैसे वो कहते हैं कि बाल काटने चाहिए, बिल्कुल मुंडन करने चाहिए, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। इन सारे जो प्री बिलीव्स हैं वो हैं क्या क्या और कितने ठीक हैं वो? हाँ, ये सब चीज़ें बहुत सारे हमारे मिथ्स कल्चर में हैं ऑलरेडी। तो जैसे जन्म के बाद जन्म घुट्टी खिलाते हैं कई बार, शहद चटा देते हैं या मिश्री का पानी देते हैं, ये चीज़ें करते हैं, तो उससे बच्चों को कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, और जन्म के बाद तुरंत न्यूबॉर्न बेबी को, तो अगर हम शहद देते हैं तो शहद में एक क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम करके बैक्टीरिया होती है, इसके बोटुलिज्म हो सकता है जो कि सीरियस जानलेवा बीमारी है। तो 1 साल से छोटे बच्चों को शहद देना नहीं चाहिए। तो इसलिए जन्म के समय पे शहद ना चटाएं। और ये जो प्रीलैक्टियल फीड इसको बोलते हैं, ओवरऑल मिश्री का पानी दे दिया, कुछ और घी दे दिया, ये सब नहीं देना चाहिए। जन्म के समय बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, वही अमृत है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि बच्चों की नाभि को साफ रखना चाहिए। वहाँ पर कई लोग हल्दी लगा देते हैं, कई लोग क्या-क्या लगाते रहते हैं, उस पे घी लगाते हैं। तो ये चीज़ें नाभि पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नाभि उस समय पे सूखी जब तक नहीं है तब तक वो सेफ नहीं है वहाँ पर लगाना, क्योंकि उससे अंदर पेट में इन्फेक्शन जा सकता है, अच्छा, क्योंकि नाभि पेट से कनेक्टेड है। तीसरी चीज़ है कि कई लोग रगड़-रगड़ के, उल्टा-पुल्टा करके, मरोड़-मरोड़ के बच्चों को ज़ोर-ज़ोर से मालिश करते हैं, सोचते हैं उससे हड्डी मजबूत हो जाएगी। तो देखिए, बच्चों की जो मालिश है वो बहुत जेंटली, हल्के से सहला के करनी चाहिए। मालिश का मतलब होता है रिलैक्स करने के लिए करना। तो उससे बच्चे को रिलैक्स फील होता है। बच्चे को जब टच करते हैं तो बच्चे को बॉन्डिंग होती है उससे, कि कोई मुझे केयर कर रहा है, छू रहा है, सहला रहा है। बट रगड़-रगड़ के, मरोड़-मरोड़ के बच्चे के कोमल अंगों को अगर आप मोड़ते हो तो इट कैन गेट इंजर्ड।
तो जोर जोर से उल्टा लटका के वैसे मसाज नहीं करना है बच्चों को। हाँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार लोग क्या करते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चों को गाय का दूध पिलाना शुरू करते हैं। इंडिया में ये कल्चर है कि शुरू से ही गाय का दूध देने का ट्राई करते हैं, माँ का दूध कम है गाय का दूध दे दो। तो 6 महीने से छोटे बच्चों को गाय का दूध पचता नहीं है, उसमें बहुत प्रोटीन और सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो पचेगा नहीं, उससे काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो 6 महीने से छोटे बच्चों को गाय का दूध नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन मिथ बिलीफ्स है। और जब आपने बोला कि मुंडन, तो कुछ कल्चर्स में तो मैंने देखा है कि पहले महीने में ही मुंडन करते हैं और कई लोग 6 महीने पे करते हैं, कोई 1 साल पे करते हैं। मुंडन सबसे पहले तो इससे बालों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जब काटते हो तो ऊपर से काटते हो, बट उसका जो रूट है वो तो अंदर पड़ा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, दिखने में वैसा लगता है कि अब जब हमने मुंडन कर दिया तो बराबर बराबर सब जगह ग्रो कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। मुंडन करना जरूरी नहीं है, सबसे पहली बात। और करें भी तो 18 महीने के बाद करें, क्योंकि यहाँ पर एक सॉफ्ट स्पॉट होता है फ्रंटनल, जो कि हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अगर वहाँ कट जाता है तो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो 18 महीने के बाद ही मुंडन करना चाहिए, और ऐसे मैंडेटरी नहीं है मुंडन करना, क्योंकि मुंडन करते हैं तो छिल जाता है ना, कट लग जाती है, तो कट की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, मेरे ख्याल ये जो प्री बिलीव्स हैं जो अपनी एक फाउंडेशन के ऊपर नहीं है, उन बिलीव्स को उसकी साइंस और उसकी लॉजिक समझ के रिवोक करना चाहिए जी, रिफ्रेन करना चाहिए। मतलब जोर जोर से मालिश करके उसको पहलवान नहीं बनेगा, वो हर्ट हो सकता है जी, बच्चा। जी सर। तो इसी से मुझे ध्यान आया कि बच्चे के साथ खेलना बच्चे के लिए भी अच्छा है और बाकी परिवार के लिए भी अच्छा है। प्लेइंग विद अ चाइल्ड, इंटरेक्टिंग विद अ चाइल्ड। ना उसके ऊपर आप कुछ थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर डेफिनेटली करें। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एज अ अडल्ट हमको 1000 चीज़ों का स्ट्रेस रहता है, 1000 तरह की बातें दिमाग में रहती है, काम का प्रेशर रहता है, और जब आप बच्चे को देखते हो तो डेफिनेटली आप वो चीज़ भूल जाते हो। हाँ। क्योंकि बच्चे की स्माइल इतनी प्यारी होती है। मैं बताता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने बताया है, जब वो छोटे बच्चे लेके आते हैं, मैं बोलता हूँ कि 3 महीने पे बच्चा एक सोशल स्माइल करता है, और वो सोशल स्माइल इतनी प्यारी होती है, बच्चा जब आपको देख के स्माइल करता है, सिर्फ आप स्माइल करोगे बच्चा स्माइल करेगा, तो बहुत प्यारा स्माइल करता है। बच्चे आपकी फेशियल जेस्चर्स को मिमिक करते हैं, कुछ ऐसा आप करो जो बच्चा करे, तो आपको अच्छा लगता है, आप भूल जाते हो, और वो एब्सोल्यूट प्लेजर होता है। मतलब जिसको बोलते हैं कि एक ऐसी खुशी जिसको बयान ना किया जा सके, तो उस तरह की खुशी आपको मिलती है बच्चे के साथ खेलने में। बच्चा इतना इनोसेंट होता है कि हर चीज़ को इतना प्यार से करता है। नहीं तो हमारी जो माइंड है कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में है, बहुत सारी चीज़ों का दबाव हमारे ऊपर पड़ा रहता है, तो हम रिलैक्स नहीं हो पाते। तो हमारे लिए बहुत अच्छा रिलैक्सेशन का टाइम है, और फील गुड होना भी हमारे लाइफ का मकसद होना चाहिए। अल्टीमेटली हम लाइफ में मेहनत करते हैं, कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एज अ ह्यूमन बीइंग आपको फील गुड करना अपने लाइफ के बारे में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील। तो उसके लिए बच्चा बहुत मदद करता है आपको। दैट प्लेजर ऑफ प्लेइंग विद अ चाइल्ड वन शुड नॉट डिनाई वन सेल्फ। यस, मेरे ख्याल उसी इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर उसकी जो एक राउंड ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है और स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो मेरे ख्याल दैट इज फॉर्म्ड राइट एट द इन्फेंसी स्टेज इटसेल्फ। अभी जो एक सोसाइटी में चैलेंज रहता है, बच्चे बहुत देर तक रात को जागते रहते हैं, जिससे मतलब उनका पूरा लाइफ का पैटर्न ही थोड़ा डिस्टॉर्ट या डिफरेंट हो जाता है। तो लेस स्लीप, स्लीपिंग एट ऑड आवर्स, स्टेइंग अवेक एट लेट आवर्स एट नाइट, इन सब के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? तो जो स्लीप है वो बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड है, ये चीज़ समझना पड़ेगा। बच्चा जब सोता है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, जो बच्चे की हाइट वेट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा कम सोता है तो उसकी ग्रोथ कम हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि कई बार हम, जैसे मैंने बताया कि स्क्रीन टाइम, तो अगर स्क्रीन देते हैं तो उससे ब्लू लाइट आती है, वो ब्लू लाइट हमारे स्लीप हार्मोन जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं उसकी सेक्रेशन को कम कर देता है, तो नींद कम हो जाती है। तो जो बच्चे ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम देते हैं उनकी नींद कम होती है, नींद कम होने से ग्रोथ कम होती है, और नींद कम होने से उनके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन, जो रेस्टलेसनेस है, ये सब बढ़ जाता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो प्रैक्टिकल मैंने देखा है और डे टू डे मैं फेस कर रहा हूँ, कि बच्चा लेट सोता है, लेट उठता है, और स्कूल बस आ जाती है तो बच्चा तुरंत स्कूल चला जाता है। हाँ। ना उसने नाश्ता किया होता है, ना उसने पॉटी की होती है, तो क्या होता है फिर वो बोलता है कि मुझे पेट में दर्द होता है, क्योंकि उसने मोशन जो है, जो फीकल मैटर है, उसने नहीं निकाला, तो पेट में पड़ी रही, आते उसकी कुर्ती है, जोर लगाती है उसको निकालने के लिए, स्कूल में निकालेगा नहीं, फिर आके बोलेगा मुझे पेट दर्द हो रहा है। ये कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हो रही है कि बच्चा देर से उठ रहा है, और ये ऑल्दो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, बट ये बहुत कॉमन है।
हर 2 दिन के बाद एक पेशेंट ऐसा आ जाता है मेरे पास जिनके बच्चे की यही प्रॉब्लम है कि पेट दर्द हो रहा है। क्यों पेट दर्द हो रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि सुबह उसने मोशन नहीं किया। सुबह मोशन नहीं किया, वो मोशन पेट में लेके स्कूल चला गया। अब आते मरोड़ के पेट को से निकालना चाहती है, बट दर्द होता है। तो स्लीप सही होना बहुत तरह से, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बीमारियों से भी बचने का तरीका है। स्लीप बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अर्ली स्लीपिंग, जैसे बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो ये बहुत सही है बच्चों के लिए स्पेशली। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्लीप से ही, जैसे मैंने बताया, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। नींद में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होती है। तो इसलिए बच्चे की स्लीप बहुत शांत और अच्छी जगह पे, डार्क इन्वायरमेंट में अच्छी तरीके से होना चाहिए, जहाँ बच्चा डिस्टर्ब ना हो। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत छोटा समझते हैं इसको हम, ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे उठना, पर इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एक बच्चे की अच्छी लाइफ के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इसी तरह से और कौन से इमर्जिंग चैलेंजेस हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए कि दीज चैलेंजेस दे शुड बी डेल्ट मोर रिस्पेक्टफुली, मोर केयरफुली एंड इन अ मोर साइंटिफिक वे? अभी जैसे चैलेंजेस सबसे ज़्यादा अभी करंट वर्ल्ड में है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और अकेले रह रहे हैं, तो बच्चे को संभालना उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता है। वो एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गई है करंट इन्वायरमेंट में। जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जो दोनों काम कर रहे हैं, तो उनको फिर उतना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करना मुश्किल होता है। तो यही समझाता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो आप ज़रूर उसके दादा दादी को, नाना नानी को लाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, वो सारा दिन फ्री है, उनको अच्छा भी लगता है बच्चे के साथ सारा दिन बात करने में। वो स्ट्रेस फ्री है क्योंकि उनको कोई 9 टू 5 जॉब नहीं करना है। तो वो उससे क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बात करना नहीं सीख रहे थे, बट जब दादा दादी नाना नानी आ गए तो बच्चा जल्दी जल्दी बोलना सीख गया, क्योंकि दादा नानी को उसको कहानी सुना रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो उसको वो स्पीच डेवलपमेंट में मदद मिलती है। दूसरा, बच्चा इमोशनली सिक्योर फील करता है कि हमारे पास हमारे घर के बड़े लोग मौजूद हैं। तो ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है। और इसमें कई बार, जैसे मैं बताता हूँ कि ग्रुप प्ले एक्टिविटीज़ में बच्चे को डालिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ में डालिए। आजकल के करंट जनरेशन में क्या हो गया है कि ज़्यादातर लोग इंडोर टाइम स्पेंड करते हैं, एडल्ट्स एंड किड्स बोथ। तो उससे क्या होता है, जो आउटडोर गेम या आउटडोर एक्टिविटीज़ से जो हमारे फिजिकल बेनिफिट्स है वो भी नहीं हो रहे हैं। थर्ड है कि जंक फूड का जो हमारा एक हैबिट बन गया है कि सब लोग वीकेंड में जाके बाहर जंक फूड खाते हैं। तो जंक फूड खाने से, प्रोसेस फूड खाने से, हाई शुगर वाले फूड खाने से ओबेसिटी का रिस्क बढ़ रहा है, और उससे सीडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चल के हो रही है। जैसे डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हम शुरू से ही एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और हाई शुगर वाला फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, अलग अलग तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब पी रहे हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम, ओबेसिटी प्रॉब्लम और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें इसी का कारण है, जो एक लाइफस्टाइल हमने शुरू से सही सेट नहीं की। तो जिसके लिए मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ कि बच्चों को घर का खाना ही खिलाना है। आपको वीकेंड में बाहर जाना है, घूमने जाओ, ठीक है, बट बाहर बैठ के बहुत सारी चीज़ें मंगा के बच्चे को बाहर की खाना खिलाते हो, फिर वो बच्चा आके घर पे खाना नहीं खाता, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है कि क्या हेल्दी अनहेल्दी। उसको बस इतना समझ में आता है कि क्या टेस्टी है। छोटा बच्चा, उसको जो टेस्टी लगेगा वही डिमांड करेगा। कभी लोग पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम चॉकलेट नहीं, ये चॉकलेट ही खाता है, ये कुरकुरे ही खाता है, ये चिप्स ही खाता है, घर का खाना नहीं खाता। तो मैं पूछता हूँ कि उसको ये चीज़ बताया कि किसने की ये चीज़ अवेलेबल है? आप ही ने उसको दिया होगा, तभी तो उसको टेस्ट लग गई ना। तो आप कभी भी बच्चे से ये एक्सपेक्ट मत करो कि बच्चा जो घर का खाना खाएगा जब आप बाहर का खाना दे रहे हो, क्योंकि बाहर का खाना कमर्शियल फूड है, डेफिनेटली वो 10 टाइम्स मोर टेस्टी है, क्योंकि उसका काम ही है बेचना। तो इसलिए आप कभी भी बाहर का खाना बच्चे को रेगुलर बेसिस पे अगर देते हो तो बच्चे को उसका स्वाद लगेगा, बच्चा घर का खाना नहीं खाएगा, तो फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, फसी ईटिंग की प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं कि खाना ही नहीं खाना चाहता बच्चा। तो ये भी एक इसका मेन कारण ये है कि आप बाहर की चीज़ें खिलाते हो, चॉकलेट देते हो, टॉफ़ी देते हो, बच्चे को खुश होने, मीठा खाने की आदत पड़ जाती है, दांत खराब होते हैं, और वो फिर घर का नॉर्मल जो खाना है, खिचड़ी, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, ये सब नहीं खाता, क्योंकि उसको वो टेस्ट उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता। अभी जैसे चॉकलेट की आपने मीठी चीज़ का बात किया, किस एज तक बच्चे को मीठा नहीं देना चाहिए? जैसे हम लोग ये कहते हैं कि जो रिफाइंड शुगर है, जो चीनी है, हाँ। उसको 2 साल तक बच्चे को नहीं देना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। एक तो दाँत भी बच्चों के खराब होते हैं। दूसरा, शुगर अगर ज़्यादा बच्चा खाता है तो वो शुगर बच्चे की जो मेटाबॉलिक सिस्टम जो सेट हो रही है, उसको रॉन्ग तरीके से सेट करता है और ओबेसिटी की तरफ ले जाता है। लॉन्ग टर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, इस सब प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है। और शुगर का बच्चे की आदत पड़ जाती है, तो उसको हर चीज़ मीठा ही चाहिए होता है। हाँ, बट नेचुरली जो स्वीट फ्रूट है, जैसे मान लीजिए आप आम खिला रहे हो, आप केला खिला रहे हो, चीकू खिला रहे हो,
तो वो आप खिला सकते हो, बट उसमें- चीनी नहीं डालने बच्चे के खाने में। ओके ओके। रिफाइंड शुगर पर्टिकुलरली नहीं देनी नहीं चाहिए देनी चाहिए। 2 साल तक। नेचुरल फूड दे सकते हैं। हाँ, नेचुरल फूड जो मीठा है डेफिनेटली खिलाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ। यहाँ तक कि अडल्ट्स को भी या बड़े बच्चों को भी हम मना करते हैं कि ज़्यादा चीनी नहीं खाना है। Again, there is some unrelated question which I'm going to ask. जो indirectly आने वाले टाइम में there would be transformation in your practice also. Now there are less children. मैं देखता हूँ आसपास पहले होता था कि 5-6 लोगों के बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं. Now many families are limiting themselves to just one child. Now is it a conscious call of the society that you have less children or have no children? Or is it just happening? It's evolving. It's the way world is drifting towards lesser I population. think the world is drifting in that direction. Okay. पहले आई थिंक चूंकि चाइल्ड मोर्टेलिटी भी ज़्यादा थी तो लोग ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ फियर भी क्रिएट करते थे कि ज़्यादा बच्चे होंगे, कहीं कुछ हो गया तो हमारे पास बच्चे 1-2 तो बचेंगे। ये एक रियलिटी थी जो कि आज समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपके जनरेशन में आपको पता होगा कि पहले लोगों के 5-6 बच्चे होते थे और किसी का डेथ हो जाता था, बीमारी से, इलाज सही नहीं हो पाता था, चाहे किसी कारण से। बट अब चूंकि सर्वाइव कर जाते हैं बच्चे और सबको पता है कि भाई हम 1 या 2 बच्चे रखेंगे तो हम उसको सही तरीके से सब केयर दे पाएंगे, उनको पढ़ा पाएंगे, अच्छे से अच्छे पढ़ाई, अच्छे से खाना, हर तरह की सुविधा दे पाएंगे। तो लोगों ने ये कॉन्शियस डिसीजन भी लिया है और सोसाइटल ट्रेंड भी इस तरफ अब जा रहा है। So the society is drifting towards more quality than quantity. ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यस। सारे पेरेंट्स का यही है कि हमारे 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चे होंगे, बट उनके लिए हम सब कुछ कर पाए, उनको हर तरह की जो सुख सुविधा है और उसका हर तरह का ध्यान भी हम दे पाए। इसका मेन कारण ये भी है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई 1 बच्चा या 2 बच्चे संभालना ही हमारे लिए बहुत मेहनत है। पहले क्या होता था, एक बड़ी फैमिली होती थी जहाँ 20 लोग रहते थे, तो सच बताए तो पेरेंट्स शायद 30% 40% कंट्रीब्यूट करते थे, 60-70% दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी और बुआ मौसी ये सब करते थे। तो उसमें बच्चे अपने आप एक सिस्टम में पल जाते थे। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को पालना, 2 बच्चे भी पालना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। प्रैक्टिकल स्ट्रगल मैं डे बाय डे पेरेंट्स का देखता हूँ, क्योंकि उनको वर्क भी मैनेज करना है, सिटी की लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, अपना प्रोफेशनल ग्रोथ, करियर, ये सब देखने के बाद उतने ज़्यादा बच्चे लेना सबके लिए संभव नहीं है। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। गुड। सचमुच मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, समझने को मिला आपसे बात करके। एंड नाउ सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। आपने बहुत कुछ बताया, अब मैं चाहूँगा कि 3 प्राइम डायरेक्शन, एडवाइस, अंडरस्टैंडिंग दैट यू लाइक टू इन्फ्यूज टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि इतना कुछ बताया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उनमें से 3 प्राइम बातें क्या बताना चाहोगे सबको? पहली चीज़ तो ये है कि हमें हेल्दी ईटिंग पे ध्यान देना है, और हेल्दी ईटिंग का सिंपल मीनिंग है कि घर पे खाना बना के घर पे खाइए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। दूसरी चीज़ है कि बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा घर पे अगर हमेशा बैठा रहेगा तो वो उसकी फिजिकल हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी किसी स्पोर्ट्स में, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा समझाता हूँ, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो कोई एक स्पोर्ट्स उसको होनी चाहिए जिससे वो डिस्ट्रेस हो पाए, अपने एक हॉबी डेवलप कर पाए, एक जाके 4-5 बच्चों से मिले। ग्रुप प्ले बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। थर्ड है कि कभी भी जब बच्चा अपनी कोई बात आपको बता रहा है तो उसकी बात को पूरा सुने और बच्चे को जज या कंपेयर ना करें। जो इंडियन पेरेंट्स में ये कमी है कि हम अपने बच्चों को बहुत कंपेयर करते हैं दूसरे पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ, कि ये फलाने का बच्चा ऐसा है, आप ऐसे हो। और इसमें लेबलिंग भी बहुत चलती है। हम अपने बच्चे को जिद्दी लेबल कर देते हैं, या बच्चे को बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत गुस्सा करता है, और ये बात सबको बताते चलते हैं। तो उससे वो बच्चा उस बात को सुनता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं जिद्दी हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे डेवलप हो जाती है। तो कभी भी बच्चों को लेबल नहीं करना है, दूसरों के सामने अपने बच्चे की शिकायत कभी नहीं करनी है या कंपेयर नहीं करना है। उससे बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी आती है और वो पर्सनैलिटी में उस चीज़ को गहराई से ले लेता है, क्योंकि बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कौन क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, बट वो जो बात है उसको अंदर ले लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना, बच्चे को हमेशा समझाना है, गाइड करना है। और एक चीज़ कि बच्चों से कभी तुरंत रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ना करें। आप अगर कोई चीज़ आज समझा रहे हो सकता है बच्चा 3 महीने 6 महीने बाद उस चीज़ को समझ के अपने अंदर उस चीज़ को बिहेवियर में चेंज लाएगा। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है कि हमने आज बोला तो आपने ऐसा आज ही क्यों नहीं किया।
ऐसा कभी भी बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं, उनको कोई भी चीज़ समझने में, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। Great. So every child is unique यस, and should be treated as a God's gift. Don't try to make every child becoming like something that you have dreamt of. जैसा है अच्छा है, आई थिंक. दूसरी बात आपने बोली कि खाने पे ध्यान रखना चाहिए. डॉक्टर साहब, जैसे वैक्सीन बेसिकली प्रोवाइड्स द लाइफलाइन and decides the future of the child. So with regard to vaccination, what should happen when? I think it would be nice in case you make it known to everyone once again. तो कोई 7 से 8 इसेंशियल वैक्सीन्स होती हैं जो जन्म से लगना शुरू हो जाती है. जन्म के टाइम पे BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस वी की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, OPV वैक्सीन, ये लगती है जन्म के तुरंत बाद. जहाँ भी जन्म हो, या तो गवर्नमेंट में जन्म होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर में, या प्राइवेट में, तो जन्म के समय पर वैक्सीन लगाई जाती है. और जन्म के बाद तुरंत बच्चे को एक कार्ड दिया जाता है. हर बच्चे का एक हेल्थ कार्ड बनता है, गवर्नमेंट में भी हेल्थ कार्ड बनता है, और यहाँ तक कि जिस भाषा में वहाँ के लोग बोलते हैं उसी भाषा में वो हेल्थ कार्ड दिया जाता है ताकि सारे लोग समझ सकें. और प्राइवेट में भी हेल्थ कार्ड मिलता है. उसके अंदर हेल्थ कार्ड के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती है वो वैक्सीन कार्ड होता है. तो वैक्सीन कार्ड में जैसे जन्म के समय क्या क्या वैक्सीन लगेगा, वो डॉक्टर या नर्स उसको लगाकर टिक करके साइन करते हैं. उसके बाद 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 9 मंथ्स, ऐसे करके हर एज पे वैक्सीन लगी रहती है. और इंडिया में वैक्सीन कार्ड बहुत सिंपल है. एज के सामने बच्चे का एज कितना है उसके हिसाब से कौन सी वैक्सीन लगी उसका नाम लिखा होता है. हेल्थ सेंटर में जाएंगे तो जो आंगनवाड़ी वर्कर है, नर्स है या डॉक्टर है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, वो देख के लगा के साइन कर देते हैं. बाई चांस किसी वजह से आपका छूट गया, मान लीजिए किसी भी कारण से छूट गया, बच्चा बीमार था या फिर आप कहीं और काम में व्यस्त थे, तो जो डोज छूट गई बस वो लगा लेते हैं. ये नहीं कि हम शुरू से शुरू करते हैं. जो डोज हमारी एक मिस हो गई, मिस डोज को कुछ दिन के बाद अगर आप जाकर रिक्वेस्ट करते हो हेल्थ केयर वर्कर से, गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में भी डॉक्टर को बताते हैं कि हमारी ये डोज छूट गई, तो वो लगा देते हैं वो डोज. वो एक बार डाउनलोड कर लें सब लोग जी, एंड फॉलो कर लें उसको. ग्रेटफुल, थैंक यू. थैंक यू. स्पोर्ट्स में या इंटरेक्शंस बढ़ना चाहिए. हॉबी So I हॉबी think- कोई अच्छी दिखानी चाहिए. जैसे ड्राइंग होता है, किसी को क्राफ्ट पसंद है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें उसको अच्छा लगे और इंडिपेंडेंटली वो उसको अपने आप कल्चर कर पाए, उसको आगे बढ़ा पाए अपने स्किल को उसमें. Good. I'm sure there would be a lot of learning that we all gathered. Thank you very much for taking time out to talk to us. Thank you, sir. It's my absolute pleasure to be with you. Thank you. Thank you very much.